195% का इजाफा हुआ है। इसी बीच उत्तराखंड के विभिन्न विभागों की सरकारी वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर साइबर हमला और डाटा लीक होने का खतरा मंडरा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य सचिव ने सभी विभागों के प्रमुख अधिकारियों को तत्काल वेबसाइट और ऐप का सिक्योरिटी ऑडिट कराने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही ये भी याद दिलाया गया है कि बदलती तकनीक के बीच पैदा हो रही चुनौतियों से पार पाने के लिए भी सभी विभाग तकनीकी रूप से मजबूत रहें। तो आपको बता दें कि लगातार साइबर फ्रॉड, साइबर ठगी जैसे मामले इस देश में बढ़ते जा रहे हैं। एक तरफ हम डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ चुके हैं, सारे काम डिजिटल हो रहे हैं, बैंकिंग से लेकर ऑनलाइन शॉपिंग की आप बात कर लीजिए, विभागों के काम यहाँ तक कि ऑनलाइन हो चुके हैं और इसी में घात लगाए बैठे हैं साइबर फ्रॉड, जो इंतज़ार करते हैं कि किस वेबसाइट को हैक किया जाए, कोई ऐप लॉन्च हो तो किस तरह से उसको हैक किया जाए, कहाँ पर लूप होल्स ढूंढे जाए। और इसी बीच में ज़रूरत पड़ती है अपने आप को और सिक्योरिटी मजबूत करने की, अपने तकनीक को मजबूत करने की। और इसी बीच उत्तराखंड में भी जो सीएस हैं, मुख्य सचिव हैं, उन्होंने आगाह कर दिया है सभी विभागों को कि अपने विभाग की जितनी वेबसाइट हैं, ऐप हैं, उनका समय समय पर तकनीकी ऑडिट, सुरक्षा ऑडिट किया जाए। निश्चित रूप से आज के इस तकनीकी युग में जो ऐप है और जो सिक्योरिटी वो डाटा है, इसको निश्चित रूप से सुरक्षित रहना चाहिए। इसके लिए उत्तराखंड के जो मुख्य सचिव हैं, उन्होंने निर्देश दिया है सभी विभागों को कि वो जो ऑडिट है उसका ऑडिट कर लें कि उनके जो डाटा हैं, जो ऐप हैं, वो सुरक्षित रहें और किसी भी प्रकार की उसमें तकनीकी दिक्कत ना आए, क्योंकि तकनीक का युग है। इसलिए सभी विभागों के निगम, सभी जो भी विभाग हैं, उन सबको ये कहा गया है और निश्चित रूप से कदम सराहनीय कदम है, क्योंकि आज के ज़माने में उन सबको सुरक्षित होना आवश्यक है। उत्तराखंड में साइबर सुरक्षा पर सरकार अब जाग रही है। प्रदेश के मुख्य सचिव ने तमाम विभागों के साथ साइबर सुरक्षा को लेकर मीटिंग की है। मेरा कहना है कि सरकार बहुत विलंब से इस मामले में जाग रही है, क्योंकि साइबर सुरक्षा आज एक महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण विषय है। आम आदमी का डेटा जो है ऑनलाइन के माध्यम से जो है असामाजिक तत्वों के हाथों में जा सकता है। आए दिन जो है आर्थिक अपराधों की घटनाओं की बाढ़ आई हुई है। लोगों के धन को जो है असामाजिक तत्व साइबर हमलों के माध्यम से जो है हथियाते रहते हैं और पब्लिक का जो डेटा है, जनहित का जो डेटा है, विभागों का जो महत्वपूर्ण डेटा है, वो एक क्लिक पर जो है असामाजिक तत्वों के हाथों में जाता है। सरकार को इस मामले में निश्चित तौर पर सजग और चाक चौबंद रहना चाहिए, जिससे पब्लिक की महत्वपूर्ण जानकारियां सुरक्षित रह सकें। तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि अभी तक तो आम आदमी साइबर फ्रॉड, साइबर ठगी के मामले झेल रहा था, वहीं अब ये खतरा जो है सरकारी वेबसाइट, सरकारी ऐप पर भी मंडराने लगा है और अब ज़रूरी है कि हम इन साइबर ठगों से जो है सावधान हो जाए। हमारे साथ हमारे मेहमान भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। सत्यवीर सिंह चौहान भाजपा प्रवक्ता हैं, संदीप चमोली कांग्रेस प्रवक्ता, दर्शन डोभाल आप प्रवक्ता और सचिन डेढ़िया साइबर क्राइम एक्सपर्ट हैं, मुंबई से हमारे साथ फोन लाइन पर फिलहाल जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सचिन जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तेजी के साथ 2018 से आंकड़े बताते हैं कि साइबर क्राइम के ग्राफ में इजाफा हुआ है, क्या वजह मानते हैं इसके पीछे? जी, कोविड के बाद 2018 से क्या है कि टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट चेंज हो गई, जियो भी आने लग गया, तो इंटरनेट सबको आसानी से मिलने लगे, गांव-गांव में, एंड में भी बेसिकली। तो हुआ क्या है कि आजकल लोगों के फोन में भी मोबाइल एप्लीकेशंस आ गए, जो बैंकिंग में भी आ गए। जैसे आप मान के चलिए कि 2018 में अगर 10 में से 20 लोगों ने गूगल पे या पेटीएम यूज करते थे, तो आज वही संख्या इंक्रीज हो गई है। कम से कम मान के चलिए, मैं तो बहुत कम बोलूंगा, बट 100 में से 60 लोगों ने तो कम से कम बैंकिंग तो चालू कर ही दी है। जैसे फोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, काफी लोगों ने तो मोबाइल बैंकिंग भी शुरू कर ही दी होगी। तो हैकर्स के लिए भी क्या हो रहा है कि जितने लोग ऑनलाइन आ रहे हैं, आज उन्हें उन्हीं लोगों को ठगना है जो ऑनलाइन आ चुके हैं।
जैसे 20 साल पहले बैंक लूटना था तो बैंक में जाओ, पैसा रेडी रखो, मतलब वो बैंक में जाने के लिए बंदूक रेडी रखो, वॉचमैन को पैसा खिलाओ, गाड़ी रेडी रखनी थी। आज क्या करना है, एसी रूम में बैठना है और खाली कॉल करने हैं या फिशिंग वाले मेल भेजने हैं या एसएमएस भेजने हैं। तो उन्हें ये पता है कि आजकल हम जिनको भी कॉल करेंगे उनके मोबाइल में ही कोई ना कोई तो पैसे का कोई ऐप रहेगा ही रहेगा, जिसके थ्रू हम उनके पैसे निकाल सकते हैं। इसीलिए जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उतने ये साइबर क्राइम भी आप देखोगे उतने ही मात्रा में बढ़ते जा रहे हैं करके, क्योंकि लोगों में क्या हुआ है कि अवेयरनेस नहीं आई है कि इनको सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। बिल्कुल बेसिकली बिल्कुल सत्यवीर जी, सर डिजिटल इंडिया का आइडिया एक बहुत वास्ट आइडिया था, एक बहुत लॉन्ग टर्म आइडिया था, लॉन्ग टर्म विजन था, लेकिन उसके ड्रॉबैक्स अभी देखने को मिल रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? दिव्य दर्शन जी आपको प्रणाम और HNN के सभी दर्शकों को प्रणाम। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं HNN के चैनल का कि उन्होंने एक इस विषय को उठाया है जो कि एक जनमानस से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, चाहे वो शहर में रहता हो, चाहे गांव में रहता हो, चाहे सुदूरवर्ती वादियों में रहता हो, कि आपको ये भी मानना होगा कि भाई 2014 के बाद जिस प्रकार से परिवर्तन आया है, प्रत्येक व्यक्ति तक एक डिजिटली पहुंची है। आप आज देख लीजिए कि भाई जो मोबाइल कभी किसी अंबानी जी के पास हुआ करता था वो आज हमारा रेहड़ी पटरी वाला भी यूज़ कर रहा है। तो उस तक पहुंच बनाने के लिए हमारी सरकार ने जिस प्रकार के काम किए हैं, आपने ये डिबेट रखी, तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। बात आती है कि साइबर जो क्राइम है उससे किस प्रकार से उन लोगों को अवेयर किया जाए और किस प्रकार से सरकार इसमें बढ़ चढ़ के काम ले। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि जनवरी में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया। उस प्रोग्राम में जितने भी पुलिस के मुखिया थे, प्रदेशों के जो मुखिया थे, उनके साथ उन्होंने बैठक करी, वर्चुअली बैठक करी और उनको कहा, उनसे जो उस बैठक में तय हुआ कि हर जिले में एक साइबर क्राइम की कमांडो टीम बनेगी जो कि वो लगातार इसको वॉच करेगी और उस पर तेजी से प्रत्येक प्रदेश काम कर रहा है कि जिस प्रकार से लगातार हम डिजिटल की ओर फोकस होते जा रहे हैं, लोगों तक डिजिटली किस प्रकार से आसानी से उन तक ये व्यवस्थाएं पहुंची जाए। उसके साथ सरकार ने ये भी एक अलग से एक प्रावधान किया है कि जो साइबर कमांडो बनाने का प्रत्येक राज्य को अधिकार दिया है और हर जिले में ये काम चल रहा है और आने वाले समय पे वो परिलक्षित होगा, आपको दिखेगा, उसके दूरगामी परिणाम भी दिखेंगे। मगर जो आपने कहा कि आज की डेट में जैसे जैसे डिजिटली हो रहे हैं, क्राइम बढ़ रहा है और दूसरा उसकी अज्ञानता है, तो मैं थोड़ा सा ये कहना चाहता हूं कि जब हम 2014 में जब हम सरकार में आए, उससे पहले केवल हमारे देश में मात्र 2 कंपनियां मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग होती थी। आज की डेट में 110 से अधिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है। ग्रेटर नोएडा आप चले जाइए, सबसे बड़ी विश्व की हमारी विश्व की कह रहा हूँ, एशिया की सबसे बड़ी सैमसंग की हमारी फैक्ट्री वहाँ पर है। अब आप देख लीजिए जो एप्पल के जो CEO है, वो यहाँ पर अभी कुछ दिनों पहले ही आए। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से एप्पल के प्रति भारत में एक एक बड़ा मार्केट है, उस मार्केट को भी हम किस प्रकार से आगे बढ़ाएं। तो लगातार हमारी सरकार इस ओर भी काम कर रही है, दोनों ओर काम कर रही है कि किस प्रकार से साइबर क्राइम से बचा जाए और किस प्रकार से प्रत्येक लोगों तक डिजिटली उसकी पहुंच बनाई जाए, किस प्रकार से उसको डिजिटली करेंसी से दूर, डिजिटल करेंसी के पास लाया जाए और फिजिकल करेंसी से कैसे उसको दूर रखा जाए। वो लगातार सरकार काम कर रही है। आपने इस टॉपिक को रखा, मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं कि लोगों तक ये पहुंचेगी किस प्रकार से हम उस क्षेत्र में किस प्रकार से आगे बढ़े, किस प्रकार से। और दूसरा, मैं एक चीज आपके जब चैनल के माध्यम से आया है कि कभी भी हमारा बैंक ये कॉल नहीं करता है कि किसी भी चीज के लिए पूछताछ के लिए, तो आप इस चीज को मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि कभी भी इन चीजों में अगर कोई इस प्रकार की कॉल आती है, आप उससे बचिए। संदीप जी, आपका क्या वक्तव्य है? एक तरफ डिजिटल इंडिया एक बहुत अच्छी पहल है, लेकिन जो इस तरीके के असामाजिक तत्व होते हैं, जो साइबर फ्रॉड्स होते हैं, वो बैठे रहते हैं ताक पे कि किसको अब शिकार बनाया जाए। दिव्यदर्शनी, सबसे पहले तो मैं HNN का साधुवाद करूंगा, धन्यवाद करूंगा HNN की पूरी टीम को कि इतना खूबसूरत और इतना अच्छा कार्यक्रम, क्योंकि जन जागरण के कार्यक्रम होने भी चैनलों के माध्यम से अति आवश्यक है। राजनीतिक विषय में तो हम किसी भी दल से मतभेद रख सकते हैं, लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण विषय है, इसमें राजनीतिता करते हुए स्पष्ट रूप से हम सबको लोगों के बचाव के लिए काम करने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय अपराध क्राइम ब्यूरो को अगर आप गणना देखें, उत्तराखंड की अगर आप बात करते हैं, 18-19 में जो गणना हुई थी, उस गणना जो 20 से 21 में जो नई गणना हुई, उस गणना के हिसाब से यहाँ 40% अपराध का इजाफा हुआ है। क्योंकि अब हम आधुनिकीकरण के समाज में अब बैंक को लूटने की आवश्यकता नहीं है। अपराधी एसी रूम में बैठ के आपसे OTP मांग के आपकी गाड़ी कमाई को आपके अकाउंट से निकालने का काम करते हैं। और इस राज्य में दिव्यदर्शनी ये सबसे ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि इस राज्य में सबसे ज़्यादा रिटायर्ड
आर्मी से रिटायर्ड बुजुर्ग लोग हैं, आर्मी से रिटायर्ड अधिकारी रहे हैं। उत्तराखंड शुरू से आर्मी रिटायर्ड अधिकारियों का और आर्मी रिटायर्ड लोगों का पसंदीदा शहर रहा है उत्तराखंड। तो आसानी से जो वो बुजुर्ग लोग हैं वो इस अपराध की चपेट में आ जाते हैं। उनको फ़ोन आता है और बेचारे इस चपराट, आए दिन हम पूरे राज्य में अखबारों में पढ़ते हैं कि उसके साथ ये ठग हुआ, उसका ये ठग हुआ। सरकार की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बनती है कि प्रत्येक नागरिक को ऐसी ठगी से वो बचाए। आज राज्य में साइबर अपराध के नाम पर एक 10-30 करके 1030 उसे कहते हैं, एक साइबर की एक जो उनकी हेल्पलाइन चलती है, उस लाइन पर आप फोन करके अपराध को अंकित करा सकते हैं। और इसका जो मुख्य थाना वो देहरादून में है। लेकिन इसके साथ साथ राज्य सरकार को, क्योंकि जो सीएस महोदय ने कहा है, सिंधु जी ने, कि जो जितने भी विभाग हमारे सरकारी विभाग हैं उनको ऑडिट कराना चाहिए। ऑडिट में दिव्यदर्शिनी ये एक बीटा गामा टेस्ट होता है, जिस टेस्ट से ये जांच की जाती है, साइबर एक्सपर्ट ये जांच करते हैं कि जो आपकी जो सरकारी जो वेबसाइट है ये पूर्ण रूप से सुरक्षित है कि नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ प्रत्येक जनपद देहरादून में जितने भी थाने हैं, इन थानों में एक साइबर थाने की एक छोटी शाखा खोलने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति स्टैम सागर जो साइबर की ठगी उससे परेशान है। तो जो स्थानीय थाने हैं, जैसे महिला हेल्प डेस्क का काम जो सरकार ने किया था, क्योंकि हर मुद्दे पे हम सरकार का विरोध नहीं करेंगे। अगर कोई अच्छा कार्य सरकार करती है तो उस कार्य को सराहना करना भी एक विपक्ष होने के नाते हमारा है, हमारा कर्तव्य बनता है। तो प्रत्येक थाने में आवश्यकता है कि एक हेल्प डेस्क बनाई जाए, जिससे जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, जो राज्य के लोग हैं, उनको साइबर ठगी से बचाने का काम राज्य की जनता कर सके, पुलिस कर सके। ठीक है, दर्शन डोभाल जी, सर आपका वक्तव्य क्या होगा? क्योंकि एक तरफ तो हम मॉडर्नाइजेशन की ओर जा रहे हैं, डिजिटलाइजेशन की ओर जा रहे हैं, दूसरी तरफ खतरा भी मंडरा रहा है कि कहीं हमारे साथ फ्रॉड ना हो जाए। बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद दूंगा प्रियदर्शन जी कि आपने बहुत अच्छा मुद्दा रखा है। चैनल ने आज का जो मुद्दा है ये जन जागरूकता का मुद्दा है, और आए दिन बहुत लोग ठगी के शिकार हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि जितने ठगी के शिकार लोग हो रहे हैं उतना सामने नहीं आ रहा है। बहुत ज़्यादा ठगी हो रही है, उतने लोग अखबारों में या सोशल मीडिया के माध्यम से बता नहीं पाते हैं। देखिए, जब से डिजिटलाइजेशन हुआ है तब से जो साइबर ठगी वो भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हुए हैं, और जो जो लेन देन हमारा ऑनलाइन बढ़ा है उतनी तादाद में साइबर ठग भी जो है इनकी तादाद बढ़ी है। और ये मामला सिर्फ हमारे देश का नहीं है, इनका जो नेटवर्क है पूरे दुनिया में फैला हुआ है, और पूरी दुनिया में फैला हुआ है। इस कारण इन पर थोड़ा काबू पाना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है। और क्योंकि इसके लिए सबसे पहले तो इंटरनेशनल चेन होनी चाहिए जो इस पर जो एक ऐसी जो इस पर काबू करे, लेकिन वो तालमेल शायद इतना मुश्किल है। लेकिन कम से कम जिस तरह से अभी इन्होंने एक पहल की, सराहनीय पहल है कि अगर इस पर समीक्षा हो रही है और इस पर समीक्षा करनी चाहिए, और बार बार इसकी जो ट्रेनिंग है, जो इसके एक्सपर्टीज है, उनको बार बार इनको ट्रेनिंग दें और समीक्षा हो कि इसमें क्या बेहतरी की जा सकती है और किस तरह से साइबर ठगों से बचाया जा सकता है अपने लोगों को। मैं एक एग्जांपल भी देना चाहूँगा। मेरे साथ तो बहुत सारे मामले अभी रिसेंटली 8-10 मामले मेरे साथ खुद के साथ हुए हैं। मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि मैंने अभी एक किराए के मकान के लिए ऐड डाला अपना कि मेरा मकान किराए में खाली है। तो आप देखिए उसमें जो साइबर ठग है किस तरह से बनाते, ये बहुत जागरूकता का विषय। और आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को आगाह भी करना चाहता हूँ कि उसमें OLX में मैंने डाला था ऐड, और OLX में जो है बहुत सारे फ्रॉड होते हैं जो उसको देख रहे होते हैं, और उसमें मेरे को कहते हैं कि ठीक है जी, आपका मकान बहुत पसंद आया और हमें किराए पे चाहिए, तो सर आप ऐसा करिए कि मैं फौज में हूँ, और फोटो भेज देते हैं मेरे पास। यहाँ मैं थोड़ी देर में आपको फोटो भी दिखा दूंगा। मोदी जी के साथ में एक फौज की वर्दी में फोटो है, उसने DP में लगाई हुई है। और देखिए ठग कितने शातिर होते हैं, ताकि विश्वास हो जाए। और वो कहता है कि आप जो है हमारे डिपार्टमेंट के जो हमारे बॉस हैं वो आपसे बात करेंगे और आपको किराया डालने वाले हैं, आप उनको एक OTP आएगा वो हमको दे दो। तो मैं तो समझ गया था, तो मैं तो उसके जाल में नहीं फंसा। लेकिन ऐसे कई लोग फंस जाते हैं और आए दिन कोई ना कोई इसका शिकार हो रहा है। तो इसमें लगातार इसमें निगरानी हो, इसमें जो है जो भी एक्सपर्टीज है इसके बाकायदा पुलिस की जो इसकी साइबर की जो टीम है वो लगातार इस पर निगरानी बनाए रखे, क्योंकि ये बहुत गंभीर मामला है। सत्यवीर जी, अगर हम उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो यहाँ पर आपको जानकर हैरानी होगी कि NCRB के आंकड़े कहते हैं कि तेलंगाना पहले नंबर पर साइबर फ्रॉड पर, और उत्तराखंड जैसा छोटा राज्य चौथे नंबर पर है साइबर क्राइम के आंकड़ों में। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए चिंता का रीज़न इसलिए बन जाता है क्योंकि पहाड़ में बहुत सारे लोग रहते हैं जो हम कहते हैं कि फ़ोन्स यूज़ नहीं करते, लेकिन कॉल से भी आजकल फोर्जरी हो रही है, OTP से भी फोर्जरी हो रही है। कई लोग ऐसे हैं जो जानते तक नहीं है कि किस तरह से
कोई भी कॉल आए आप उठा लो, कोई भी आपसे कोई जानकारी मांगे, उसके लिए क्या फैसिलिटीज अभी आपने अपग्रेड की हैं इस प्रदेश में? दिव्य दर्शनी जी, मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो ये आपने रेशियो बताया कि पहाड़ों में जो इस प्रकार के प्रकरण हैं, मुझे ऐसा लगता है कि पहाड़ जो अभी तक के मैंने भी जो डेटा एनालिसिस किया है, पहाड़ों में उतना अधिक मात्रा में नहीं है जितना कि प्लेन में ज़्यादा है। कि जिस प्रकार से हमारे जो बस्ती में रहने वाले लोग हैं या अन्य लोग हैं और जो बाहर से आके यहाँ पर जिस प्रकार से कई समय हमारी ऐसी चर्चाएं हुई है कि अवैध रूप से आए हैं, उन लोगों ने किस प्रकार की उनकी कार्यशैली रही है, तो मेरे जो अभी तक की एनालिसिस है उसमें ये आया है कि पहाड़ों में वो रेशियो उतना नहीं है, क्योंकि पहाड़ का लोग आज सबके पास मोबाइल है, वो हम कह नहीं सकते किसके पास नहीं है, मगर वो मुझे ऐसा लगता है कि वो ग्रुपों में बैठते हैं, बातें करते हैं, तो और दूसरा वहाँ पर आंगनवाड़ी के केंद्र चलते हैं, वैसे तो वो उनके आपस में जिस प्रकार का सामंजस्य उस विषय से कम है। मगर मैं जिस प्रकार से आपने एक आंकड़े की बात करी है, गंभीरता से लेते हुए हमारी सरकार उस पर काम कर रही है और ये बहुत ही मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि जब इस प्रकार की बात होती है तो हमें इससे काफ़ी फ़ायदे भी हुए। मैं उदाहरण के लिए आप कहना चाहता हूँ कि जब मैंने कई बार आपकी डिबेट में बताया है कि मैं जब बद्रीनाथ गया तो मेरे पास फिजिकल करेंसी नहीं थी, तो वहाँ पर किस प्रकार से वहाँ पे रहना है या नहीं रहना है, तो वहाँ पर मैंने अपने डिजिटली जिस प्रकार से भुगतान किया। एक रात को ऐसा हुआ कि मुझे अपनी माता जी की दवाई लेनी थी, तो मेरे पास फिर फिजिकल करेंसी नहीं थी, तो मेरे पास क्या है कि वो उस दिन की मेरी लिमिट भी ख़त्म हो गई डिजिटली भी। मगर ट्रस्ट फैक्टर होता है कि उन्होंने कहा कि आप कल पेमेंट कर दीजिए, मैंने कल सुबह पेमेंट कर दिया। तो एक टाइम का भी उसमें आपका देखिए कितना टाइम बचता है आपका। दूसरा ये है कि आप घर बैठे कर सकते हैं। वो इस तो विषय प्लस पे पॉइंट हो इस गए विषय सर, में वो हमें प्लस पॉइंट इस हो विषय गए। में गंभीरता से कर रहे हैं, इसीलिए जो नेगेटिव्स हैं इसके, इसीलिए जो लोग चीफ- वहां पर इसीलिए- बैठे हुए हैं, इसीलिए चीफ बिहाइंड द सिस्टम जो है। इसीलिए चीफ सेक्रेटरी सामने आए इसलिए प्रधानमंत्री जी ने सभी, जिस मैंने आपको पहले भी कहा कि प्रधानमंत्री जी ने आगे आके प्रदेश के जितने भी पुलिस के मुखिया हैं उनके साथ बैठक करी है, हर जिले के लिए कहा कि अपनी साइबर कमांडो टीम बनाइए, वो तत्काल उसका निवारण करे, जिससे लोगों का ट्रस्ट बने कि किस प्रकार से हमें डिजिटली और आगे बढ़ना है। और जितना हम डिजिटली आगे बढ़ेंगे, आप देखोगे जब से, मैं आपको एक आंकड़ा बताना चाहता हूँ कि जब से हमने डिजिटली अडॉप्ट किया है, यूपीआई के माध्यम से हमने अभी तक का जो लेन देन किया है 75,000 करोड़ से अधिक का हमने लेन देन किया है। तो ये भी हमारे एक अर्थव्यवस्था के लिए अच्छे संकेत है। मगर जो आपकी चिंता है कि भाई इस प्रकार के क्राइम हो रहे हैं, उसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, लोगों तक किस प्रकार सचेत करेगी, उन तक किस प्रकार से जन जागरण करेगी, उनकी पहुंच कितनी सरकार तक बन पाती है, वो तमाम विषयों पे सरकार काम कर रही है। आपने ये जो क्या कहते हैं कि आज के जो हमारे चीफ सेक्रेटरी है उन्होंने भी आके प्रेस में आके अच्छा, बताया मैं कि एक किस छोटा प्रकार सा आंकड़ा आपको देना चाहूंगी। CERT-IN जिसकी हमने बात की है, वो एक नोडल एजेंसी है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है और उसका काम सिर्फ और सिर्फ साइबर क्राइम्स को मॉनिटर करना होता है। और उसके आंकड़े कहते हैं कि 2022 और 23 में 50 गवर्नमेंट वेबसाइट्स, गवर्नमेंट, प्राइवेट नहीं, पर्सनल नहीं, गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैक हुई हैं। यानी कि आम लोग तो ठगी का शिकार बन रहे हैं, एक सरकारी वेबसाइट जो जिसमें इतना डेटा लोगों का होता है वो तक हैक हो रही है। ये हैकर्स उसे भी नहीं छोड़ रहे हैं। हाँ, ये तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि एप्पल कहता है कि मेरा जो फ़ोन है कोई हैक नहीं कर सकता, मगर जब उनके फ़ोन को ही हैक कर लिया। मैं एक आपको, और आपने जब बोला कि सरकारी वेबसाइट में, आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूँ, उसमें काफ़ी मीडिया में चर्चाओं में रहा, अखबारों में रहा। एम्स का जब वहाँ की वेबसाइट को जब हैक किया जाता है और 2-3 दिनों तो लगातार हैक होती है, उसके बाद जिस प्रकार से, और आज की स्थिति में ये है कि वो इस प्रकार से अपने उसने प्रबंधन को मजबूत किया है कि उसके बाद कई प्रयास किए मगर वो प्रयास में आगे सफल नहीं हो पाए। वही मैं आपको कह रहा हूँ कि सरकार ने कदम उठाए हैं और आने वाले समय पे इसके अच्छे परिणाम, जैसे जैसे हम डिजिटल की ओर बढ़ रहे हैं उसकी किस प्रकार से मजबूत किया जाए, उसके सिक्योरिटी सिस्टम को कितना और मजबूती दी जाए, उसके लिए लगातार सरकार काम कर रही है। ठीक है सचिन जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं सर, मैं आपके पास आकर ये जानना चाहती हूँ कि जो गवर्नमेंट वेबसाइट्स को टारगेट किया जा रहा है, एक तो होता है आप फोर्जरी कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, OTP स्कैम्स कर रहे हैं, फिशरी कर रहे हैं, लेकिन एक होता है गवर्नमेंट वेबसाइट्स जो इतनी टेक्नोलॉजिकली सेंसिटिव, इंफॉर्मेशन सेंसिटिव वेबसाइट्स होती है, उसे भी लोग हैक कर रहे हैं। रीजंस क्या हैं इसके पीछे? जी, रीजंस ऐसे हैं कि गवर्नमेंट पर एक तो क्रूशियल डेटा रहता है, इम्पोर्टेंट डेटा रहेगा, और एक चीज है कि हम 10 लोगों को अलग अलग बार कॉल करके उनका डेटा लेते हैं। इससे अच्छा तो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जहाँ पे अच्छा डेटा मिलता है, प्रॉपर डेटा, मतलब एक्चुअल डेटा मिलेगा, सही डेटा मिलेगा हमें।
पहली बात तो वो ऑथेंटिकेटेड डेटा मिलेगा, प्लस काफी सारे लोगों का डेटा मिलेगा, जेन्युइन डेटा मिलेगा। और हैकर्स के लिए भी एक काफी अच्छी चीज मानी जाएगी कि उन्होंने उस वेबसाइट को हैक किया। जैसे हमारा साइबर का एक वर्ल्ड रहता है, जैसे हैकर्स की भी एक दुनिया रहती है। अगर वो जाके बोल दे कि हमने XYZ गवर्नमेंट की वेबसाइट को हैक करके हमने डेटा निकाला है, तो उनके वो रेपुटेशन, उनकी मतलब वैल्यू उतनी और बढ़ जाती है उधर। दूसरी चीज ये भी होती है कि उन्हें ये भी पता है कि गवर्नमेंट में, जैसे सर ने भी बताया कि एक प्रोटोकॉल का एक रहता है, डॉक्यूमेंटेशन होता है, एक प्रोटोकॉल रहता है, उन्हें टेंडर सिस्टम करना पड़ता है, उन्हें अपडेट, मतलब एक पर्टिकुलर, हम जैसे गवर्नमेंट का ऑडिट सरकार किसी को भी नहीं देती कि भाई आप हमारी वेबसाइट को चेक कीजिए, नहीं, एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, वो स्पेसिफिक कंपनीज को ही दे सकती है। तो वो होता क्या है कि थोड़े बहुत कभी कभी क्या होता है कि वो प्रोसेस फॉलो करने में टाइम लग जाता है और हैकर्स उनका ही एडवांटेज ले लेते हैं बेसिकली, कि वेबसाइट बनाई, लॉन्च कर दी, तभी तो हमने सिक्योरिटी कर दी थी, पर उसके बाद जो थोड़े बहुत नए टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए, तब तक हैकर्स लोग नया लूपहोल नहीं दिया बेसिकली। और गवर्नमेंट में क्या होता है कि इस प्रोसेस को प्रॉपरली फॉलो करने में थोड़ा टाइम निकल जाता है। बस हैकर्स शायद इसी चीज का हमें मतलब एडवांटेज लेके और उन्हें हैक करने की ट्राई करते। हमेशा हमारी इंडियन गवर्नमेंट की नहीं, सारे गवर्नमेंट की वेबसाइट वुड ऑलवेज बी, मतलब हमेशा उन्हें टारगेट किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे एक तो ऑथेंटिकेटेड डेटा मिलता है, प्लस काफी सारा डेटा मिल जाएगा उन्हें। बिल्कुल, हम आगे भी चर्चा में लगातार बने रहेंगे। फिलहाल यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी और जानने की कोशिश हम ये करेंगे कि आखिर ये जो साइबर क्राइम्स बढ़ रहे हैं, उनके पीछे का मेन रीजन क्या है और क्या और स्टेप्स उठाया जा सकता है गवर्नमेंट और लोगों द्वारा, जिससे हम इस फ्रॉड से, इस साइबर ठगी से बच सके। आप बने रहिए हमारे साथ।